चलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज का व्लॉग जो करना है, जो बात करनी है, वो एक सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट, कॉलमिस्ट खुद को कहते हैं, तज़ियाकार हैं रऊफ़ क्लासरा साहब। उन्होंने गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल जो है एक वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर उन्होंने साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सी चीज़ें उनसे डिस्कस, बट बेसिकली सवाल एक था और मुझे लगता था कि जैसे बहुत सी चीज़ें जो है वो एक ही सवाल में वो कवर कर गए हैं। कोई उसमें उन्होंने उनको पोज़ नहीं करवाया, उनसे सवाल के ऊपर सवाल नहीं किया पै दर पै, जो जर्नलिज़्म का असूल होता है। और मैं एक रिलैक्स माहौल में था। इससे मुझे ना नोम चॉम्स्की की एक किताब है, सर नोम चॉम्स्की की, उनका उनका उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट्स। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह आप जो है ताकतवर या फिर सरमायादार के जो है वो कंसेंट्स को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है मीडिया। तो रऊफ़ क्लासरा के सवाल के ऊपर भी बात सवाल करेंगे और इस व्लॉग में, और जो अनवारुल हक काकड़ साहब के जवाबात हैं उसके ऊपर भी एक तफसीली बात करनी है आपसे, और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो चीज़ें आपके सामने रखनी है। रऊफ़ क्लासरा साहब के सवाल, एक ही सवाल था उनका गालिबन, और उस सवाल में वो कहते हैं जी, रऊफ़ क्लासरा साहब सवाल करते हैं कि हुकूमत के लोग कह रहे थे जब मारंग ने मार्च किया, तो हुकूमत के लोग कह रहे थे कि ये हैंडलर्स के कहने पर आए हैं, और फिर गिरफ्तारियाँ हुई, जबर हुआ, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उन लोगों ने वीडियोज़ बनाई और फिर दुनिया और आने वाली नस्लों को जो है वो ये वीडियोज़ दिखाएँगे, दुनिया को दिखाएँगे। तो आपको नहीं लगता हुकूमत को इसका थोड़ा वाइज़ली जो है वो करना चाहिए था, ये को काउंटर करना चाहिए था इस बात को, कि उनके ऊपर जो है वो इस तरह का जो है वो तशद्दुद किया, फिर उन्होंने वीडियोज़ बनाई। ऐसी बात करनी और मुतालबात रखने पर, जिन पर नेगोशिएशन जो है वो नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसे मुतालबात रखे थे। तो रऊफ़ क्लासरा साहब, मुझे नहीं समझ आती कि आपने सवाल किस बुनियादों पर किया है? नेगोशिएशन कौन करेगा अपने प्यारों की, लवाहिकीन की जो है जबरी गुमशुदगी के ऊपर, या उनके ऊपर कौन जो है वो नेगोशिएट करेगा? जो बलूचिस्तान से चले हों और फिर इतने दिन का सफ़र काटने के बाद जो है इस्लामाबाद पहुँचे हो एक उम्मीद लेके, उनके ऊपर आपको लगता है कि नेगोशिएशन हो सकती थी इस बात के ऊपर? दूसरा, उन्होंने कहा जी वो वीडियोज़ बनाएँगे और फिर दुनिया को दिखाएँगे। तो आपने जो रवैया इख्तियार किया, पाकिस्तानी रियासत ने जो बलोचों के साथ रवैया इख्तियार किया, और रऊफ़ क्लासरा साहब खुद बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़ा पढ़ते हैं। तो उनको क्या इन चीज़ों का नहीं पता कि वो इस तरह के सवाल रख रहे हैं एक ऐसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पीछे जो आयन शिकन है, जिसने मुल्क में निगरान सेटअप की तो को तूल दी, बजाय इसके कि वो 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। ख़ैर, इसके ऊपर अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि जी हमने बड़ा इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा था। कहाँ स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा था? आपका स्ट्रॉन्ग स्टांस क्या था? कि आप बलोचों के बच्चों को मारें, जो ख़वातीन वहाँ आई हैं उनको ज़लील और रुसवा करें, उनके कभी स्पीकर उठा के ले जाएँ, उनको तंग करें। दूसरा, उन्होंने बात की, ये नेशनल इंटरेस्ट अपने बिहेवियर में भी इवॉल्व कर रहे हैं। ये जो है, ये नेशन जो है, डॉक्टर मारन को बेसिकली और वो दीगर बलोच लोगों को कह रहे थे कि नेशन स्टेट जो है अपने बिहेवियर, तो राहुल काकर साहब खुद भी बलोचिस्तान को पता होना चाहिए कि नेशन स्टेट क्या होती है और वो बिहेवियर में किस तरह इवॉल्व करी। जब आप उनको बार बार सप्रेस करेंगे, दे हैव टू बी इवॉल्व, दे हैव टू बी, वो जवाब देंगे, वो बुरी तरह जवाब देंगे, और फिर जब आप वो जवाब देंगे तो आप उनको दहशतगर्द कहेंगे या रो का एजेंट कहेंगे। उन्होंने ये भी इसको जस्टिफाई किया, ये फ्रांस, जर्मनी और में भी वाटर कैनन्स का जो है वो इस्तेमाल होता है। महज़िब माशरों में बिल्कुल होता है, महज़िब माशरों में, लेकिन वो एहतजाज जो है वो उनकी की नौइयत और होती है। वो एहतजाज अपने प्यारों की बाज़ियाबी के लिए नहीं होता, वो उन रियासती जबर के खिलाफ नहीं होता, वसाइल की बेजा जो है मुदाखलत और वसाइल निकालने के खिलाफ वो एहतजाज नहीं होता, जिनके लिए जो लोग वहाँ पे आके एहतजाज कर रहे होते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रात को पथराव किया उनकी जानिब से, जो है जिसकी बात जो है वो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। पीएम ये सरकार के अंदर नहीं आती, मुझे तो नहीं पता था कि उस टाइम क्या हो रहा है, तो ये मेरे अंडर नहीं आती। तो फिर मेरा सवाल ये भी है कि पहली बात तो ये पथराव का जो तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, और आपको बराह रास्त जो है वो नज़र आ जाएँगी कि पथराव कब हुआ, कहाँ से हुआ। और दूसरी चीज़, उन्होंने वाटर कैनन की और पॉलिसीज़ की बात की। उन्होंने कहा पीएम या सरकार इसकी जवाबदेही होती है, और उस टाइम जो बेहतर लगा पुलिस को वो उन्होंने किया। तो क्या आईजी साहब को आपने बुलाया, उनसे पूछा कि ये हमारे लोग हैं, ये हम में से हैं, काकड़ साहब, और उनको आपने कहा, पूछ के बुलाया और ये पूछा उनसे कि आपने इस पे किस तरह यहाँ पे ख़वातीन के ऊपर जो है इतनी सर्दी के अंदर, जहाँ पे 10 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर था, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उनको लाठियाँ मारी, सड़कों पे बलोच ख़वातीन को घसीटा। किस वजह से घसीटा कि आपने आईजी को बुलाया, उसकी सर्जनिश की। दूसरा जो आपने बात की कि
ये चीज़ें जो है मेरे अंडर नहीं आती, तो किसके अंडर आती है? रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं है तो किसकी ज़िम्मेदारी? रियासत जबर करे और उसके बाद एक निगरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कह दे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है और बरी-उज़्ज़िम्मा हो जाए। उसके बाद आपने काकड़ साहब ये भी बात की कि मैं तब बुरा होता जब मुझे होता कि जी मैं इसको डिसओन करता और फिर मैं कहता कि बलोच मुझे गालियाँ देंगे, तो बलोच आज आज भी आपको गालियाँ दे रहे हैं। आप वहाँ से सरदारी निज़ाम से और अपने जो कुएँ का मेंढक है उससे निकल के देखें, कभी प्रोटोकॉल के बगैर जाके देखें, कभी प्रोटोकॉल के बगैर इलेक्शन लड़ के देखें यूनियन काउंसिल का बलोचिस्तान से, तो बलोचिस्तान के लोगों को शायद अब अंदाज़ा हो गया कि नवाजुल हक काकड़ किस चीज़ का नाम है। दूसरी चीज़ आपने बात की कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर इनके एहतजाज करने का हक था, वो कर रहे थे और बहुत से जो है वो मीडिया के लोग भी उनको जाके मिले। अब पहली बात आपने जो की कि इस्लामाबाद के बाहर जो है वो एहतजाज का हक था, तो किस वक़्त एहतजाज का हक था? जब आप उनकी बच्चियों को पकड़-पकड़ के उसमें त्यारे में बिठा रहे, मज़दा त्यारे में बिठा रहे थे और वापस भेज रहे थे, जब हामिद मीर साहब वहाँ पे पहुँचे। उसके अलावा हक आपने नहीं दिया, हक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि इनको एहतजाज का हक है और ये वहाँ बैठ के जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड जो है वो करवा सकते हैं। इस हवाले से इमाम मज़ारी के बयानात मौजूद हैं अदालत में, इमाम मज़ारी भी गई, इस केस को उन्होंने लीड किया। दूसरी बात आपने की थी कि मीडिया के लोग उनके पास गए, तो किस किस्म के मीडिया के लोग गए? डॉक्टर फ़िज़ा जैसे और गरीदा फ़ारूकी जैसे जो ये बात कर रहे थे कि आप किस तरह जो है यहाँ पे मौजूद हैं, बीएलए की मज़म्मत करें, बीआरए की मज़म्मत करें, जबकि वो अपने मुतालबा लेके अपनी ये इसी तरह है कि आप डॉक्टर के पास अपनी परेशानी लेके जाएँ और डॉक्टर आपको कहे मैं खुद बीमार हूँ, ठीक है? और मेरा खुद इलाज होने वाला है, तो आप किसको फ़रियाद सुनाएँगे? तो मीडिया के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका अपना क्राइटेरिया क्या है और वो आईएसपीआर के साथ कितने करीबी समझे जाते हैं, ये भी देखना है। फिर आपने ये भी बात की कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके लिए अवेलेबल था, प्रिंट मीडिया अवेलेबल था। काकड़ साहब एक मुझे अखबार की खबर दिखा दें जो डॉक्टर महारंग बलोच और मिसिंग पर्सन्स के लिए लिखी गई हो। प्रेस रिलीज़ें आती हैं आईएसपीआर से बीएलए, बीआरए के खिलाफ और वही जो है वो नशर भी कर दी जाती है और पढ़ दी जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, एक हेडलाइन डॉक्टर महारंग बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बात की दिखा दें। सोशल मीडिया के अलावा किसी मीडिया ने इस मार्च को हाइप दी नहीं दी, ना ही इसकी कवरेज की प्रॉपर तौर पे जाके। आपने ये भी बात की काकड़ साहब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मैं पेश हुआ, मैं गायब होने वाले लोगों को जो है वो दहशतगर्दी से जो है वो कभी नहीं जोड़ता। तो आपकी जो मीडिया टॉक थी, वो किसके बारे में थी? जब आप कहते हैं या तो एक प्रो स्टेट होता है या एंटी स्टेट होता है, बीच की कोई चीज़ नहीं होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा आपको बुलाया, तीसरी दफ़ा जाके जब आप वज़ारत से उतरने लगे, मुफ्ती अख्तर कियानी की अदालत में आप पेश हुए और इन्हीं अदालतों के अंदर जो है वो पाकिस्तानी एजेंसियों के खिलाफ बहुत से गवाहान और शवाहिद जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह जो है वो लोगों को उठा लिया जाता है और फिर जबरी तौर के ऊपर जो है वो उनको लापता कर दिया जाता है। और आप इसकी मिसाल जो है मौजूदा दौर में तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो उसकी मिसाल लेके देख लें कि ये तो एक मामला है जो पंजाब के अंदर एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हुआ, तो बलोचिस्तान के अंदर जहाँ मीडिया ही नहीं है, आवरान के अंदर जहाँ मीडिया ही नहीं है, दीगर इलाकों खुजदार के अंदर जहाँ मीडिया ही नहीं है, तो वहाँ पे लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। आपने आगे बात की कि अगर मैं दाइश ज्वाइन कर लेता हूँ और मारा जाता हूँ तो मेरे लवाहिकीन रोएंगे। मुझे ये बता दें कि कितने लोगों ने बीएलए को या दीगर तंजीमों को ज्वाइन किया, टीटीपी को। टीटीपी तो खैर आप लोगों की अपनी बनाई हुई है और दीगर जमातों को ज्वाइन किया और उसके बाद जो है आपने क्या दादोशुमार जो है अदालत के अंदर पेश किए, ये भी जाके बता दें। आपने ये भी बात की कि दो किस्म के लवाहिकीन होते हैं, एक कि फ़ैसला मैं करता हूँ किसी तंजीम को ज्वाइन करने का, उसका असर जो है मेरे बिलव्ड वन्स यानी मेरे घर वालों पे पड़ता है, और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो मैं किसी तंजीम को ज्वाइन करता हूँ, फिर मेरे कोर्स को ऑन करते हैं और आगे लेके चलते हैं। बेसिकली उन्होंने डॉक्टर महारम को यहाँ पे जो है वो हिट किया है और क्योंकि वो कहते हैं जी डॉक्टर महारम वगैरह ये बीएलए के लोग हैं, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के। तो अगर आप बीएलए को दहशतगर्द तंजीम कहते हैं तो टीटीपी को क्या कहते हैं? इमरान खान साहब टीटीपी को क्यों पाकिस्तान के अंदर दोबारा बसाना चाहते थे? ये भी बता दें फिर इमरान हक काकड़ साहब। और ये उस वक़्त के बाजवा साहब की पॉलिसी है, तो इसको आप जो है वो इससे इख्तिलाफ़ करें, फिर देखें बाजवा साहब की पॉलिसी से, आर्मी से, काकड़ साहब, तो फिर वो शायद उनको अंदाज़ा हो जाए कि इनको लाने वाले और बनाने वाले कौन हैं। जब बीएलए से आप बात नहीं कर सकते तो फिर टीटीपी के एहसानुल्लाह एहसान को कैसे छोड़ दिया जाता है? वो कैसे एपीएस के का मास्टरमाइंड होने के बावजूद जो है पाकिस्तानी इदारों की गिरफ्त से निकल के बाहर टर्की से होता हुआ यूरोप जाके बैठ जाता है और फिर मलाला यूसुफ़ज़ई को धमकियाँ देता है और फिर पाकिस्तान को भी धमकियाँ देता है। ये भी बता दें 70,000 पाकिस्तानियों ने जो कुर्बानियाँ दी, अगर बीएलए से बात नहीं हो सकती तो फिर टीटीपी वालों से कैसे हो सकती है बात? आपने ये भी बात की जी कि ये बयानिए की लड़ाई है और इसको समझाना जो है वो बहुत मुश्किल है। यकीनन इसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप ये चीज़ें बलोचों को खुद अपनी कौम को समझा सकते हैं? क्या वो समझने के लिए तैयार हैं? बाकी लोगों को तो आप खैर बाद में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएँगे। पहले बलोचों को, क्या बलोच इतने कम अक्ल हैं कि वो आपकी इन बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे? आप इस तरह के
जो है वो कंसेंट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और वो आपकी बात पै दर पै मानते चले जाएंगे। आपने ये भी कहा कि वो मुज़ाकरात के मूड में नहीं थे। मुज़ाकरात होते तो यकीनन जो है वो मुतालबात उनके माने जाते। उनका एक मुतालबा था, वो बलूचिस्तान से इतनी दूर से चल के पैदल पे ट्रैवल करके आपके पास आए और आप यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि उनके मुतालबात जो है वो जो मूड में नहीं थे मुज़ाकरात के। तो मुज़ाकरात वो लाशों पे करें, वो अपने वसाइल पे करें, या फिर वो वहाँ पे होने वाली मुसल्लह जिदोजहद जो हो रही है उसके हक में करें। आपसे किस किस्म के मुतालबा जो मुज़ाकरात है वो किए जाएँ। उनका एक मुतालबा था कि हमारे प्यारों को हमें पेश ना करें, अदालत में पेश कर दें, ताकि जाके अदालत जो है वो फ़ैसला करे, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने वो भी नहीं किया। एक मुतालबे के बाद वो नाउम्मीद होके वहाँ से चले गए और आपने कहा इस्लामाबाद में उन्हें हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। शायद आप बात कर रहे हैं जमाल रईसानी के वो शोधा मार्च की, या शोधा के जो धरना उसने लगाया हुआ था जमाल रईसानी ने, क्योंकि डॉक्टर महरंग का जो कैंप था उसके बिल्कुल साथ ही कैंप जमाल रईसानी का भी लगा हुआ था। आपने शायद वो देख लिया होगा काकड़ साहब गलती से, और आपको लगा होगा कि वहाँ पे सहूलियात का फुकदान नहीं है। डॉक्टर महरंग बलोच तो जो है प्रॉपर रज़ाइयों के साथ वहाँ पे सोफ़ा कम बेड लगा हुआ है और वो उनके ऊपर बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। वहाँ पे जो बूढ़ी बच्चियाँ और ख़वातीन जो मौजूद हैं वो शायद आपके लोग हैं ही नहीं। तो इंटरव्यू दें, और सामने रऊफ़ुल आसरा साहब जब बैठे थे तो वो भी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ जो है वो क्लाउन लग रहे थे, क्योंकि एक सवाल के ऊपर ना उन्होंने इनको अपोज़ किया, ना उनसे पूछा कि आप ये किन हक़ाइक़ के ऊपर बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आप इंटरव्यू दें, अच्छी बात है, काकड़ साहब आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप ज़रूर इंटरव्यूज़ लें, लेकिन बेवकूफ़ उन लोगों को बनाएँ शायद जिनको हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उनके सामने हटा नहीं है आज तक। क्योंकि बलोच कौम जो है वो शायद पंजाबियों और बाकी दीगर पोश इलाकों से जो है इस्लामाबाद के 1 यूनिट से ज़्यादा अवेयर जो है इस वक्त बैठी है, और उनको पता है कि चीज़ें किस तरह पिछले 76 सालों से डील हो रही हैं और आगे भी किस तरह चलती रहेंगी। शुक्रिया।